नमस्कार, टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा जैसी बड़ी जिम्मेदारी है। धर्मवीर प्रजापति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मवीर प्रजापति, सबसे पहला सवाल, इतनी ताकत, इतनी शक्ति कहाँ से लाते हैं? लगातार अनवरत आप काम करते रहते हैं। पीएम मोदी से आपको इतना प्रेरणा मिलती है, संघ के कार्यकर्ता के रूप में मिलती है? देखिए, निश्चित रूप से संघ के हमारे कार्यकर्ता हमारे सभी निरंतर परिश्रम करते हैं, पराकाष्ठा करते हैं और एक साधुता का जीवन जीते हैं। साथ साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी से भी प्रेरणा मिलती है। तमाम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, तमाम हमारे नेता जो समाज के लिए, देश के लिए उन्होंने अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर किया, बड़े त्याग समर्पण के साथ देश की सेवा के लिए, देश कैसे आगे बढ़े, प्रदेश कैसे आगे बढ़े, निरंतर प्रयास करते थे। उन्हीं से ऊर्जा हमें भी मिलती है और निरंतर हमारा भी प्रयास यही है कि हम भी समाज के लिए कुछ करके जाएं। बिल्कुल, जब आपने समाज की बात की, मैं कई बार कुछ वीडियोस भी देख रहा था, सोशल मीडिया पे भी देख रहा था, बड़ा जनाधार, बड़ा वर्ग है जो आपके पीछे खड़ा है, तो किस तरीके से जोड़ पा रहे हैं? और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमको लगता है अलग आसपास के राज्यों में भी देखने को मिलता है। देखिए, निश्चित रूप से मैं अपने समाज में समय भी देता हूँ। पार्टी के कार्यक्रमों, सरकार के कार्यक्रमों के अलावा समाज के प्रति भी मेरा समर्पण भाव रहा है। मेरा मन में बहुत पहले से, बचपन से ही इच्छा थी कि जिस समाज में हमने जन्म लिया है उस समाज को समाज की मुख्य धारा में, राजनीतिक धारा में कैसे उनको पहुंचाया जाए, कैसे उनका उत्थान हो। और आज मुझे बहुत खुशी है कि जो सपना हमने देखा था 20-25 साल पहले, आज हमारे समाज खड़ा हो गया है, हमारा युवा खड़ा हो गया है। लगातार निरंतर जिलों में रैलियां हो रही हैं। परसों में शिवपुरी की रैली, ऐतिहासिक रैली हुई है जिसमें 1000 हमारी मातृ शक्ति थी, बहनें थी, बेटियां थीं और बड़े उत्साह के साथ, नौजवानों का उत्साह। मैंने वृद्ध महिलाओं को देखा, वृद्ध बुजुर्गों को देखा, बच्चों को देखा। 8-8, 5-5 साल के, 6-6 साल के बच्चे पैदल चल रहे थे। एक बच्चे पे मुझे बड़ा दया आई। 1 किलोमीटर मैंने जब साथ साथ मेरी गाड़ी के बराबर चलते देखा तो मैंने उस बच्चे से कहा, बेटे मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। उसके पिता ने भी कहा, लेकिन बच्चे ने जिद की और बैठा नहीं गाड़ी में। निरंतर 5 किलोमीटर की यात्रा उसने पैदल की और जो उत्साह देखने को मिल रहा है। 21वीं रैली मेरी शिवपुरी मध्य प्रदेश में हुई है। उत्साह देखने को मिल रहा है और समाज एकजुट हो रहा है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। क्या धर्मवीर प्रजापति जी जो हैं वो प्रजापति समाज का लीडर मानते हैं अपने आप को? देखिए, समाज मुझे प्यार करता है। मैं लीडर तो नहीं कह सकता, लेकिन समाज प्यार कर रहा है और अपना बच्चा समझ रहा है, बहुत से भाई समझ रहे हैं, बहुत तो अपना मार्गदर्शक समझ रहे हैं। जैसे जिसकी भावना है वो समझ रहे हैं, लेकिन जुड़ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और मुझे तो इतना प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं हृदय से उनका साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। कहा जा सकता है कि प्रजापति समाज को एक बड़ा चेहरा, नया चेहरा और ऊर्जावान चेहरा मिल गया है। निश्चित रूप से ये लोग मानते हैं, उनकी समस्याओं को लोग मानते आगे हैं, तक इस बात को वो मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि जिसकी अपेक्षा समाज कर रहा था वो शायद हम दे पा रहे हैं प्रयास करके। तो अपेक्षाएं तो थी लोगों की, अब अपेक्षाएं पूर्ण हो रही हैं, समय भी दे रहे हैं और एकजुटता भी कर रहे हैं और आगे भी ला रहे हैं समाज को। तो निश्चित रूप से समाज अपना लाड़ प्यार तो करता ही है। 2027 चुनाव में समाज आपको पूरा सपोर्ट करेगा क्योंकि अगले साल चुनाव है। अब देखिए, जब लोग जुड़ते हैं तो फिर निश्चित रूप से आदान प्रदान बातचीत का तो होता ही है और जब लोग जुड़ते हैं तो बात भी मानते हैं। कुछ राजनीति की बात कर ले। राहुल गांधी आजकल SIR को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माँ को लेकर जिस तरीके से उनके बड़े मन से अपशब्द कहे गए, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जैसी जो बड़ी पार्टी है वो बिहार में ऐसे विवादित बयान देके, ऐसे अपशब्द देकर अपनी जमीन तलाश रही है? देखिए, कई बार कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावों में इस तरह के बयान दिए गए और जब बयान उन्होंने दिए हैं, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। जनता कोई भी मोदी जी के प्रति आज भी नेगेटिव बात सुनना नहीं चाहती और वो जब नेगेटिव बोलते हैं तो उसका लाभ हमें मिलता ही है, स्वतः मिलता है। तो जनता सब जान रही है, समझ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरा कार्यकाल मोदी जी का चल रहा है। ठीक है। लगातार
परिश्रम की पराकाष्ठा उन्होंने की है। एक दिन की, तीसरे कार्यकाल में एक दिन की छुट्टी नहीं ली, निरंतर प्रयास और कार्य करते रहना। किसके लिए? देश आगे बढ़े, देश का नाम रोशन हो, समाज आगे बढ़े। तो ये सब जनता उनकी परिश्रम की पराकाष्ठा को देख रही है। आपने पीएम मोदी का जिक्र किया, अभी 17 तारीख को जन्मदिन था। 11 साल को किस तरीके से देख पा रहे हैं? जब 2014 से लेकर हम 2025 तक की बात करते हैं, इन 11 सालों को आप हिंदुस्तान को किस तरीके से बदलते हुए महसूस कर पाए? देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। वैश्विक स्तर पे भारत की पहचान बनी है। विकास के तौर पे भी पूरे भारत का एक मॉडल तैयार हुआ है। 11 साल में वैश्विक स्तर पे जो इस तरह से पहचान बनी है, मैं मानता हूँ कि हमारे अपने राजनीतिक जीवन में मैं पहली बार देख रहा हूँ। जहाँ अमेरिका वीज़ा नहीं देता था, आज जब अमेरिका में जब दौरा होता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति स्वागत करते हैं भव्यता के साथ। हम लोगों को लिए गर्व होता है, महसूस होता है कि हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था से निकल करके चौथी तीसरी व्यवस्था तक पहुँच जाना, ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में हम दुनिया की 1 नंबर की आर्थिक व्यवस्था में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी का विजन बहुत दूरदृष्टा है। वो जैसे मूलभूत ज़रूरतें होती हैं सभी की, आमजन की, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे उद्योगपति हो, और चाहे वो प्रशासन में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। मूलभूत ज़रूरतें होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी। हर क्षेत्र में जो मूलभूत ज़रूरत है, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव, नई शिक्षा नीति ला करके बहुत बड़ा बदलाव किया है। ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। स्वास्थ्य के विषय में कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। गरीब व्यक्ति के घर में कोई जब बड़ी बीमारी होती है और जब संपन्न व्यक्ति पड़ोसी भी उसे पैसा नहीं देता कि ये वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उस परिस्थिति को बारीकी से आदरणीय प्रधानमंत्री ने समझा। आयुष्मान कार्ड योजना ला करके उस परिवार को 5 लाख तक की निःशुल्क इलाज की व्यवस्था दे करके, मैं कह सकता हूँ कि इतना बारीकी से नीचे तक जाना। हमारी बहन बेटियाँ शौच के लिए खेतों में जाती थी, ग्रामीण क्षेत्र में तमाम तरह की घटनाएं सामने आती थी मान सम्मान को लेकर के। उस बारीकी को भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने समझा। शौचालय की व्यवस्था इज्जत घर दे करके, मैं कह सकता हूँ इतने बारीकी से सोचना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। गरीब परिवार से व्यक्ति निकल करके वहाँ तक जब पहुँचेगा वही जान सकता है। चाहे हमारी बहन बेटियों का विषय हो, चाहे हमारी युवाओं का विषय हो, कौशल विकास को उन्होंने देश के बहुत आगे बढ़ाया है हमारे युवाओं के लिए। तो हर क्षेत्र में, किसान हो चाहे हमारे व्यापारी हों, हर क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहां काम न किया हो। जब हम बदलाव की बात करते हैं, हमने आपके बारे में जब पढ़ा है, जितना जाना है, जब आप माटी कला के चेयरमैन हुआ करते थे या फिर जेल कारागार विभाग आपके पास था, ये बदलाव ही क्या धर्मवीर प्रजापति जी की पहचान? निश्चित रूप से लक्ष्य है हमारा कि हमें ईश्वर ने जो जगह दी है, उस जगह के माध्यम से हम कितनी पहचान बना पाएँ, कितनी लोगों की सेवा कर पाएँ, ये हम लोगों का दायित्व बनता है। आलोचना भी होती होगी? होती है, आलोचना भी होती है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जेल विभाग जो हमारे पास था तो एकांत में विपक्ष भी हमसे कहता, सराहना करता था हमारे काम की। तो काम की पहचान होती है और काम करने से एक ऊर्जा भी मिलती है। हमारा पास होमगार्ड विभाग रहा, ऐतिहासिक काम देश की आज़ादी से और अब तक के कार्यकाल में आदरणीय मुख्यमंत्री ने जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है, ऐतिहासिक बदलाव होमगार्ड विभाग में हुए। जेल विभाग हमारे पास रहा, अंग्रेजों के समय का जेल मैनुअल बदला गया हमारे कार्यकाल में। ऐतिहासिक काम, त्यौहार मनाए गए जेल में। बहन भाई का रक्षाबंधन का त्यौहार मना। गरीब कैदियों के लिए जो आर्थिक रूप से व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, जुर्माने में सजा काट रहे थे, वो 60 लाख रुपया समाज सेवियों से जमा करा कर 6000 कैदी छोड़े गए थे उसमें। और वो आदरणीय प्रधानमंत्री तक चर्चा पहुंची थी, जो अंडर ट्रायल। जो देखिए दूरदृष्टा हमारे प्रधानमंत्री की सोच।
कि जो छोटे छोटे जुर्माने वाले कैदी हमने छोड़े थे वो आदरणीय प्रधानमंत्री तक चर्चा पहुंची और प्रधानमंत्री जी ने हमसे डिटेल मांगी और हमारे साथ बैठ करके चर्चा की और केंद्र सरकार ने एक व्यवस्था बनाई, 3,000 करोड़ का बजट रख दिया, पूरे देश में वो व्यवस्था लागू कर दी। स्टेट लेवल की कमेटी बना दी, एक जिला लेवल की रिकमेंड करेगी कैदियों की, इस तरह की स्टेट को, स्टेट करेगा केंद्र को, केंद्र सरकार पैसा जमा करेगी, पूरे देश में कैदी छूट जाएंगे। काम करने से हुआ। अगर कुछ इच्छा हमारी जब जाके कैदियों के साथ बीच में जा कर के उनके साथ बातचीत देखा, परिस्थितियों को समझा, बड़े बड़े गरीब कैदी वहाँ, बड़ी बड़ी बैरकें होती है सर्दियों में, जाड़े में व्यवस्था नहीं हो पाती, बाहर से उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती, ऐसे कैदियों के 37,000 गर्म कपड़े बंटवाए कैदियों के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, बच्चों के लिए जिलाधिकारी से कह के कि जेल विभाग के पास बजट नहीं होता था, चिल्ड्रन पार्क बनवाए बच्चों के खेलने कूदने के लिए। तो कह सकता हूँ अगर व्यक्ति सोचे तो बहुत कुछ कर सकता है अपने किसी भी विभाग में, कोई विभाग कोई भी हो, अगर हम गंभीरता से विभाग को लेते हैं तो निश्चित रूप से करने को बहुत कुछ होता है। आसपास के आपके नेताओं ने, फिर आपके लोगों ने कहा नहीं कि क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, मंत्री तो वही हैं आप। तमाम लोग कहते हैं कि आप इतना परिश्रम क्यों करते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाऊं और अपने माध्यम से जिस जनता जब वोट देती है, जब जनता वोट देती है, विधायक चुना जाता है, विधायक चुनता है तो सरकार बनती है, सरकार बनती है तब हम मंत्री बनते हैं। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो जनता वोट देती है उसके लिए हम क्या कर पाएँ, जितना अपने से भी ज़्यादा, सोच से भी ज़्यादा हम करें, ये हमारा लक्ष्य रहता है। अभी नागरिक सुरक्षा विभाग मिला, अब वो भी देखिए पूरे 19 जिले में था और पहुँचा के पूरे प्रदेश में लागू हो गया। होमगार्ड विभाग है आपके पास, होमगार्ड के माना जाता रहा है कि बहुत ज़्यादा जब बहुत ज़रूरत पड़ी तभी होमगार्ड के जवानों को शामिल किया जाता था। क्या उस मानसिकता में बदलाव आया कि नहीं अब होमगार्ड भी एक सैनिक की तरह है, एक पुलिस के सहयोगी की तरह है? देखिए, होमगार्ड विभाग की जब विभाग मिला तो हमने थोड़ा बारीकी से, मैं समझता हूँ विभाग को सभी को, फिर जैसे मिला विभाग बारीकी से समझा, जाना। होमगार्ड विभाग में आज की स्थिति वो है, पहले अगर 17 से पहले की देखें तो होमगार्ड के महीने में 15 दिन ड्यूटी मिलती थी, 15 दिन घर बैठता था। आज हमारे पास होमगार्ड जवान कम पड़ जाते हैं, ड्यूटियाँ ज़्यादा हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरा, उनका दैनिक भत्ता उस समय 300 रुपये मिलता था, 350 रुपये मिलता, आज 928 रुपये मिलते हैं होमगार्ड विभाग को। और ट्रेनिंग भत्ता और दैनिक भत्ता में अंतर था। दैनिक भत्ता 260 रुपये, 160 रुपये खाने कट जाते थे, मात्र 100 रुपये मिलते थे, तो कोई दैनिक भत्ता छोड़ के आना नहीं चाहता था। माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की, चर्चा के बाद वो दैनिक भत्ता और ट्रेनिंग भत्ता दोनों बराबर की। उसमें भी है वर्दी भत्ता सीधा खाते में जाता है। ड्यूटी हमारे होमगार्ड जवान की सुबह तक उसे पता नहीं होता कि हमारी ड्यूटी कहाँ लग रही है, ऑनलाइन ड्यूटी लगती है, मैसेज जाता है तब ड्यूटी पता चलता है कि ड्यूटी कहाँ लग रही है, सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया। वर्दी भत्ता उनका सीधा खाते में जाता है, दैनिक भत्ता उनका सीधा खाते में जाता है। सारी व्यवस्थाएं हमारी जो है, सारी व्यवस्था एक क्लिक में आप होमगार्ड की पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है। क्या जितनी बड़ी बदलाव की आप बात करें, चाहे आप कारागार विभाग के जब मंत्रालय था आपके पास, होमगार्ड की बात करें, मुख्यमंत्री का बड़ा सहयोग रहा है, हर बदलाव को उन्होंने सपोर्ट किया, समर्थन किया। बिना मुख्यमंत्री जी का कुछ हो ही नहीं सकता। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सब देख रेख में हुआ है, और उनकी इच्छा से हुआ है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति अपने विभाग में अगर सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहता है, विभाग को आगे बढ़ाना चाहता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमें हर समय सकारात्मक सोच के साथ तैयार है। कभी उन्होंने जो है ये किंतु परंतु नहीं की। जब भी उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई है, उन्होंने तो आगे बढ़ाओ। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमेशा वो हमारे पास एक उनका हाथ हमारे पास रहा है, तभी हम लोग कर पा रहे हैं। एक बार फिर हम राजनीति सियासत की बात करेंगे, 2027 आने वाला है। क्या इस बार का 2027 का चुनाव जाति के वर्ग के इर्द गिर्द रहेगा, या फिर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बदलाव, ये भी मुद्दे रहेंगे, या फिर वही जाति, वो चाहे बीजेपी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी को, चाहे कांग्रेस की? देखिए, अभी भी पूरी तरह से विकास, हम बहुत आगे गए हैं विकास के मामले में। 17 से अगर पहले की चर्चा करें तो जातीयता और अराजकता उत्तर प्रदेश में हावी थी, लेकिन हम आगे बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास के मामले में। लेकिन अभी भी जातीयता हम नकार नहीं सकते। जातीयता भी हमें देखनी पड़ेगी, और हमें विकास साथ साथ दोनों विकास भी
सभी को हम संतुलित बना करके हम लोगों को चलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष चुनाव जब आता है तब सक्रिय होता है। हमारे भाजपा में हमारा इतना अंतर है कि हमारा संगठन और सरकार निरंतर सरकार की, केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, योजनाओं को लेकर के संगठन हमारा निरंतर, और हमारे मंत्रीगण और आदरणीय मुख्यमंत्री जी निरंतर जनता के बीच रहते हैं। हम हर समय चुनाव के समय तैयार नहीं होते, हर समय हम जनता के बीच में रहते हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री की चर्चा करूं, उनका भी कार्यकाल दूसरा चल रहा है और लंबा समय हो गया दूसरे कार्यकाल में, उन्होंने भी एक दिन की छुट्टी नहीं ली। लगातार परिश्रम की प्रकार जिलों में तमाम मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर इनका हमारे देखा जाए कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का, तो कोई जिला ऐसा नहीं जिसमें 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 राउंड गए। इतना बड़ा दौरा जिलों का, और जिले में जब जाते हैं तभी चीज़ें समझ में आती हैं, और समझ में आती हैं तो फिर उसमें आगे कदम बढ़ाया जाता है। तो निश्चित रूप से जितना जनता का संपर्क रहेगा, जितने दौरे रहेंगे, उतनी ही बारीकी से चीज़ें सामने आती हैं, उस पर हमें काम करने का अवसर मिलता है। तो वही आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई विकास नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में अभी भी लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी दिक्कत है, उत्तर प्रदेश में अभी भी रोजगार की बड़ी समस्या है। अगर वो अपने कार्यकाल को याद करें अखिलेश जी, तो आए दिन कर्फ्यू होते थे। उत्तर प्रदेश में 8 साल से ऊपर हो गया कार्यकाल को, एक भी जाति दंगा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, पिछली सरकारों में आए दिन दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात वो अपना कार्यकाल देखे और हमारा देखे तब बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। तुलना कर लें। हाँ, अपने कार्यकाल की और हमारे कार्यकाल की। लेकिन अब आजकल वो अभी से वायदे किए जा रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो कई चीज़ों में बड़ा बदलाव, पीडीए को लेकर बड़ी बात कर रहे हैं। अब देखिए, मैं भी एक पीडीए का हिस्सा हूँ, मैं भी मोस्ट बैकवर्ड से आता हूँ, और पार्टी ने मुझे चुनाव नहीं लड़ाया। 17 में जब सरकार बनी, हमारे पास एमएलसी की सीट खाली नहीं थी, तो पार्टी ने माटी कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया। हमारे समाज के आज भी 50-60% लोग मिट्टी के कार्य पर आधारित हैं, उनको उत्थान के लिए माटी कला बोर्ड बनाया, उसका चेयरमैन बना दिया। एमएलसी की सीट खाली हुई, पार्टी ने एमएलसी बना दिया। पिछली सरकार में विस्तार हुआ, राज्य मंत्री बना दिया। इस सरकार में स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बना दिया। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सबको साथ लेकर के हमारी पार्टी चलती है। चाहे वो एससी हो, चाहे बीसी हो, चाहे मोस्ट बैकवर्ड का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, सबका समायोजन हमारे यहाँ है, संगठन में हो चाहे सरकार में हो, और सभी को साथ लेकर के हमारी पार्टी आगे बढ़ी है। इस बार क्या धर्मवीर प्रजापति जी जनता के बीच जाके चुनाव लड़ेंगे 2027 में? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय है। जैसा पार्टी का निर्देश होगा हम लोग वो करेंगे, क्योंकि प्रजापति समाज, क्योंकि पार्टी हमें संगठन में, पार्टी ने हमें अभी मंत्री बनने के बाद संगठन से हम बाहर हुए नहीं, तो संगठन में बड़ा काम रहा है हमारा लगातार। 13 से लगातार 17 तक हम चुनाव प्रबंधन में रहे। चुनाव प्रबंधन देखा, फिर पिछड़ा सम्मेलन हुए, 200 सम्मेलन हुए, उत्तर प्रदेश में सम्मेलन कराए, बूथों के सम्मेलन कराए। तो संगठन में हमारी सहभागिता रही है। अब पार्टी के पार्टी का जैसा निर्देश होता है, हमें एक पार्टी के मंत्री के साथ साथ एक कार्यकर्ता है, सिपाही भी है पार्टी के, जैसा निर्देश होता है वो करते हैं। पहले कार्यकर्ता है, पहले मंत्री? पहले कार्यकर्ता है, उसके बाद मंत्री है। उसके बाद मंत्री। एक बार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात कर, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद पर उन्होंने कहा था कि बदलता हुआ भारत है। नक्सलवाद पहले भारत के लगभग 126-25 जिलों में हुआ करता था, आज 18 जिलों या 16 जिलों में सिमट के रह गया। ये भी आपको लगता है कि ये भी बड़ा बदलाव? हम आतंकवाद पे तो बात कर रहे हैं, बहुत नक्सलवाद को भी समेट, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। नक्सली घटनाएं और आज के में और 14 से पहले की और आज की देखें हम, तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आए दिन पत्थरबाजी होती थी, लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर स्वतंत्र इस विषय को लेकर के, तो हम पूर्वोत्तर के राज्यों को देख लीजिए, जहाँ नक्सलवाद थे पहले, तो वहाँ बहुत बदलाव हुआ है। जनता अब चाहती है कि हमारे प्रदेश में भी विकास हो। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्वास जगा है, और दूसरा दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए जवाब देने की। चाहे वो आतंकी हो चाहे नक्सली हो, अगर जवाब देने की क्षमता है तो मैं कह सकता हूँ कि हम कामयाब जरूर मिलेंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री को उनके अंदर क्षमता है। क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद से 24/7 की पॉलिटिक्स हो गई है? अब हर मतलब जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार, आपने बताया कि पिछले 11 सालों में एक भी छुट्टी नहीं ली लगातार,
तो क्या अब ये 24 घंटे 7 दिन वाली सियासत शुरू हुई है और इसका असर भी दिख रहा है? नहीं, दिख रहा है, इसका बदलाव भी दिख रहा है, जनता जान रही है और बदलाव होता है। देखिए, आप निरंतर जब सक्रिय रहेंगे तो बदलाव तो होता है, निश्चित रूप से होता है। जानकारियाँ, चीज़ें सामने आती हैं, उसी पे सरकारें जब काम करती हैं तो जनता की जो चीज़ें सामने आती हैं उस पर जब सरकार काम करती है तो जनता खुश भी रहती है और जनता आशीर्वाद भी देती है। घर के लोग कहते नहीं कि कभी छुट्टी क्यों नहीं लेते आप? घर के लोग कहते नहीं कि कभी छुट्टी क्यों नहीं लेते? नहीं, परिवार को समय नहीं दे पाते हम पूरा। सच्ची बात तो यह है कि हमारे पार्टी में ज़्यादातर लोग जनता को ही अपना परिवार मान के चलते हैं और फिर परिवार में भी एक ये ऐसा विचारधारा बन जाती है। कभी भी परिवार के लोगों को कभी कभी चर्चा तो होती है कि परिवार को समय नहीं मिल पाता, लेकिन फिर जब परिस्थितियां जानते हैं, समझते हैं तो सब जानते हैं, फिर उसमें सहयोग करते हैं। तो एक बार मैं परिवार के साथ गुवाहाटी जाने का, कामाख्या के जाने का प्रोग्राम बना लिया पूरे परिवार के साथ। टिकट करा ली, पत्र भी भेज दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, संगठन में भी भेज दिया कि हम 3 दिन 4 दिन बाहर रहेंगे। लेकिन जिस दिन कार्यक्रम था जाने का उसी दिन कार्यक्रम लग गया पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक चर्चा पहुंची, उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, परिवार को आज भेज दो, कल आप चले जाना। जब हम नहीं गए तो कोई परिवार नहीं गया। तो ऐसे कई बार होता होगा, कई प्लान कैंसिल होते होंगे। दो बार हुआ ऐसा, परिवार के साथ नहीं जाना हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन समाज सेवा में लगे हैं, देश सेवा में लगे हैं, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। ठीक है, एक और सवाल होमगार्ड से जुड़ा। होमगार्ड का इस समय का जो होमगार्ड सैनिक है वो क्या सामाजिक सुरक्षा की, जो सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, उसमें कुछ राहत महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, होमगार्ड में आज अब किसी चौराहे पे होमगार्ड से जाकर के बात करेंगे तो होमगार्ड भी कहता है कि बहुत बदलाव हमारे लिए हुआ है। हमने होमगार्ड विभाग के अपने होमगार्ड जवान को खाली ड्यूटी नहीं, हमने समाज के साथ समाज सेवा से भी जोड़ा। हमने होमगार्ड से कहा कि पहले आप अपने ज़िले में नदी कोई है तो पहले स्वच्छता का अभियान चलाएंगे, उसके बाद फिर आप इसमें गंगा स्नान करेंगे या दशहरा का स्नान करेंगे। 50 नदियों में स्वच्छता का अभियान चलाया हमारे होमगार्ड के जवानों ने। जब लोग देखते हैं तो कहते हैं होमगार्ड का जवान तो हमारे लिए काम कर रहा है। तो समाज सेवा के कार्यों से भी हमने होमगार्ड विभाग को जोड़ा है। उससे समाज में होमगार्ड विभाग की एक छवि बनी है। पहले गिना जाता था होमगार्ड है चलिए, लेकिन आज सम्मान की दृष्टि से होमगार्ड जवान को देखा जाता है। सबसे बड़ी बात एक और है कि हर विभाग, इस बात इतनी विश्वसनीयता बढ़ी है होमगार्ड विभाग की, होमगार्ड जवान की कि हर विभाग चाहता है कि होमगार्ड जवान हमारे यहाँ ड्यूटी पर रहे। तो ये हमें लगता है कि भरोसा और विश्वास बढ़ा है निश्चित रूप से। 2027 के चुनाव के एक और आखिरी सवाल आप समझना चाहेंगे, मुद्दे कौन कौन से मानते हैं आप? उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे बड़े मुद्दे लगते हैं जो आप जनता तक पहुंचाएंगे और उसका असर भी दिखेगा? सबसे बड़ी बात अगर 17 से पहले देखें हम तो कानून व्यवस्था की थी, लॉ एंड ऑर्डर वाला। बिल्कुल अराजकता थी। और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो जैसे अन्य राज्यों में हम चुनाव में गए हैं तो वहाँ की जनता, अन्य राज्यों की जनता भी उत्तर प्रदेश की प्रशंसा करती है, उदाहरण देती है, प्रशंसा करती है। कहते हैं योगी जी के मंत्री आए हैं, जब जनता को परिचय कराया जाता तो योगी जी के मंत्री आए, वह कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है। ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। जनता हमसे चर्चा करती थी। एक आपको प्रमाण देता हूँ मैं, 2022 के चुनाव में संभल से मेरी ड्यूटी लगना शुरू हुई। चुनाव में हमारा छोटी छोटी नुक्कड़ बैठकें हमें करनी थी, बड़े नेता हमारी बड़ी रैलियां कर रहे थे, हमारी ड्यूटी ज़्यादातर छोटी छोटी नुक्कड़ बैठकों में रहती है, उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो संभल में एक हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जो मंडल होता है उस मंडल पे मुझे बैठक करनी थी, तो 2-3 गांव के लोग वहाँ बैठे थे। तो मैंने ही उनसे सवाल कर दिया कि आपने 12 से 17 समाजवादी पार्टी सरकार देखी और 17 से 22 तक भाजपा की योगी जी के नेतृत्व सरकार देखी, आपने कुछ अंतर महसूस किया है? एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ, विश्वास की बात बता रहा हूँ, जनता में क्या विश्वास है। एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए, एक अंतर तो हमने देखा है। हमने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि पहले हमारे 12 से 17 में घर से बाहर पशु हमारे घेर पर रहते थे, वहाँ हमें 24 घंटे रहना पड़ता था। उसके बावजूद भी चोर आते थे, छाती पर तमंचा रख दिया और पशु खोल ले गए, FIR नहीं होती थी। आज का पहले तो ये था, आज का बदलाव इतना है कि हम निश्चित रूप से खाना, अगर हमें खाना होता है तो हम घर जाके खाना खा आते हैं, पशु के पास आ जाते हैं। कोई रिश्तेदार आ जाता है तो रात में रुक भी जाते हैं घर, कोई हमारे पशुओं की तरफ आँख उठा के देखता नहीं है। हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं,
पहले हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, हमें हर समय डर रहता था। तो ये विश्वास लोगों में जगा है। तो हमारे वहाँ उद्योगपतियों से हमारी चर्चा हुई और वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे 4-5 लोग, तो बता रहे थे कि पहले हमारे जो है अवैध वसूली हमसे होती थी, इसीलिए हम छोड़ करके चले गए। अब हमें भरोसा जग रहा है, हम उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल धर्मेंद्र प्रजापति जी, जिस तरीके से आपने काम किया, संगठन से जुड़ के काम किया, मंत्री के रूप में रहे, कभी ख्याल आया कि जितना आपने मेहनत की, जितना आपका संघर्ष रहा, आपको उतना मुकाम मिला, उतना हासिल हो पाया, या फिर कभी आपको लगा नहीं दूसरी राजनीतिक दल में होते, किसी और पार्टी में होते तो शायद आपका एक और बड़ा कद होता, शायद आपके सपने और पूरे होते? कभी ख्याल आया? नहीं, देखिए एक चीज़ है, एक बार परिवार में एक बार पत्नी ने जरूर कहा था हमसे, मेरे मन में कभी नहीं आया, लेकिन पत्नी ने जरूर कहा था कि आपको इतना लंबा समय हो गया, इतने लंबे समय में आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ, घर से सिर्फ खर्चा हो रहा है, घर से और समय बर्बाद हो रहा है, घर से कुछ नहीं हुआ। हमने कहा तसल्ली करो, इंतजार करो थोड़ा, और सरकार बनी तो सरकार बनी में सहभागिता मिली। हाँ, लेकिन इसलिए इस दल में मुझे इतना संतुष्टि होती है काम करने से कि ये उत्तर प्रदेश के आम जन के विकास के विषय में तो सोचते ही हैं, साथ साथ देश की संस्कृति को भी आगे ले जाए। ये बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्र पहले, उसके बाद राजनीति। तो राष्ट्र को जब आगे रख के पार्टी काम करती है तो राष्ट्र में रहने वाले हम सब लोग हैं। हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तब हम सुरक्षित हैं। हम कितने भी बड़े उद्योगपति हैं, राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं हैं। कभी किसी दूसरे दल में जाने का ख्याल आया, या फिर कहीं से किसी ने कहा कि नहीं आप हमारे पास आ जाइए? नहीं, आई डिमांड तो आई। अच्छा, डिमांड आई, ऑफर तो आए। एक बार घटना बता रहे हैं आपकी, हम दिल्ली जा रहे थे, हमारे पीछे कोई बसपा का कोई कोऑर्डिनेटर लगा, हमें पता ही नहीं था। जब हम लंच करने गए दोपहर में, तब वो व्यक्ति हमसे मिला, उसने कहा कि बहन जी ने हमें भेजा है। मैंने किस लिए भेजा है? कि आपसे बात करें। उस समय सरकार थी बसपा की सरकार थी। उन्होंने कहा कि मैंने कहा भैया हम विचार नहीं कर सकते, और बहन जी से बता देना कि हम जहाँ हैं हम वहीं ठीक हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इधर उधर करके दाएं बाएं करके, लेकिन नहीं, क्योंकि वहाँ और यहाँ में बहुत अंतर है। यहाँ राष्ट्रीयता भी है, साथ साथ विकास के साथ साथ वहाँ स्वयं का विकास कैसे हो, ये भावना है। तो बहुत अंतर है। मेरा विचार में ये है कि हमें मनुष्य शरीर मिला है, तो हम अपने देश के लिए, अपनी समाज के लिए कुछ करके जाएं। ये भावना हमारे अंदर भी है, कूट कूट के भरी है, कुछ करके जाएं। और इसी जुनून के साथ हम लोग निरंतर सक्रिय रहते, काम करते हैं। इसी जुनून के साथ हम सरकार के कार्य भी करते हैं, संगठन का काम आता है वो भी करते हैं, और निरंतर हम समाज के बीच में भी अपने समाज के उत्थान के लिए, समाज की एकजुटता के लिए भी काम करते हैं। बिल्कुल, शायद इसीलिए आप प्रजापति समाज का एक बड़ा चेहरा उभर कर सामने आए। 24/7 की जो सियासत शुरू हुई है 2014 के बाद से, खासतौर से पीएम मोदी के जो काम करने का तरीका रहा है, और शायद इसीलिए देश भी बदला और उत्तर प्रदेश भी बदला। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका सभी का और आपके सभी दर्शकों का। टू द पॉइंट में आज थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रजापति जी। अगली बार एक और नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।